हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज से जो है वो लेक्चर तो होंगे वो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, तो ये थोड़ा सा आप बर्दाश्त करेंगे। तो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था स्टोइचियोमेट्री, जिसमें हमने मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस किए थे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या हैं, और साथ साथ में आपको एक और कंसेप्ट भी दिया जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट, और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल कि हम किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करें और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो चलो शुरुआत करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ज़रा देखें। सबसे पहले हमने लिखा है कि रिएक्टेंट्स आर नॉट ऑलवेज टेकन इन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं आइदर इन द लेबोरेटरी या फिर किसी इंडस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम रिएक्टेंट्स को हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मैं रिएक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ और उस रिएक्शन के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे मामला बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर ले और प्रोडक्ट बनाए कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो बैलेंस लिखी है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड जो उसके 56 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम है। जब भी रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लिए जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में कोई भी रिएक्टेंट जो होगा वो बाकी नहीं बचेगा। दोनों रिएक्टेंट इसी रेशियो में आपस में रिएक्ट कर लेंगे। रिएक्शन जब स्टॉप होगा तो रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी रिएक्टेंट अनयूज नहीं होगा, मतलब दोनों रिएक्टेंट एट द सेम टाइम कंज्यूम होंगे। लेकिन जब हम ये बात हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब भी हम एक्चुअल में जब रिएक्शंस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में लिए जाएं, वो कम या ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। ऐसी सूरत जब रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में ना लिए जाएं तो फिर ऐसी सूरत में एक रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होगा और एक रिएक्टेंट रिएक्शन के स्टॉप होने के बावजूद बचा रहेगा। तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होगा क्योंकि उसकी अमाउंट हमने कम ली थी, तो ऐसी सूरत में उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट दैट कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग any chemical reaction due to its smaller amount, now that reactant you can say what we call that one limiting reactant। यानी वो रिएक्टेंट जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो जाए। अच्छा भाई, क्यों कंज्यूम हो जाए? क्योंकि उसकी अमाउंट कम थी, तो इस वजह से उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर एक। दूसरी बात यह कि अगर वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो फिर आप जानते हैं कि रिएक्शन जो होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट causes the reaction to stop and this causes the reaction to stop bit earlier। मतलब वो रिएक्टेंट जिस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो लेकिन अर्लियर स्टॉप हो, पहले से मतलब स्टॉप हो जाए और फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए, क्योंकि एक रिएक्टेंट जो था वो उसकी क्वांटिटी कम थी, वो कंज्यूम हो गया। तो उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और तरीका अब इस बात को समझाने का, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो फिर फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला कौन करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट गिव्स द एक्चुअल प्रोडक्ट। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जिसने डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्चुअल अमाउंट जो प्रोडक्ट का होगा उसका डिसीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट ने लेना है। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टॉप कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक, अच्छा, लेकिन एक और कंसेप्ट भी है, ये भी ध्यान से सुनेंगे कि रिएक्टेंट दैट रिमेन्स अनयूज्ड, यानी वो रिएक्टेंट जो कि अनयूज्ड बचा रहे, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, नाउ दैट रिएक्टेंट इज सिंपली कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। तो दो बातें हैं, एक लिमिटिंग और एक एक्सेस। लिमिटिंग वो जो कि किसी रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाए, और एक्सेस वो जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बावजूद भी बचा रहे। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। तो जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक के,
तब ये बात क्लियर होगी कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे, प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना बनेगा वो कैलकुलेट कैसे करनी है, और अनयूज जो रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो कितना बचा रहेगा, उसकी अमाउंट कितनी बची होगी, तो वो सारी कैलकुलेशंस होंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं इन कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और वहीं से बातों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि इफ 14 grams of each nitrogen and hydrogen gases are taken for the preparation of ammonia, ठीक है, then find the limiting reactant। एक रैंडम क्वेश्चन है कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस इन दोनों के 14 ग्राम लेकर रिएक्शन को स्टार्ट करें तो बताओ कि विच वन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिलहाल तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो याद रखो कि बाय लुकिंग एट द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मासेस को देखकर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का अंदाजा नहीं लगाएंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का अंदाजा जो है वो हमेशा मोल से लगाया जाएगा। जनरली तो पॉइंट यही है कि जिसके मोल कम होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसके मोल कम होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो चलो देखते हैं कि इस मामला क्या है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं नाइट्रोजन के और बाद में हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे किसके, हाइड्रोजन के, और देखेंगे कि किसके मोल कम है ताकि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो आप ज़रा देखें कि नाइट्रोजन जो है इसका जो गिवन मास है वो है 14 और इसका मोलर मास है 28। तो इस केस में जो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे 0.5 मोल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है इसका भी गिवन मास 14 है, लेकिन हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 है। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 7 मोल्स। क्योंकि हाइड्रोजन के मोल्स कम हैं इस वजह से हम जनरली क्या कहेंगे कि 7 मोल्स, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के मोल्स कम हैं, ये बात थोड़ी करेक्ट कर लेंगे। नाइट्रोजन के क्योंकि मोल्स कम हैं तो इस वजह से हम नाइट्रोजन को कहेंगे कि नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज नाइट्रोजन मोल्स आर लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं ये 7 है, जबकि ये कितने हैं, 0.5। इवन जब रिएक्शन हो रहा होता है अमोनिया का तो उसमें नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो इस केस में वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो मेरे ख्याल में ये बेसिक पॉइंट है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट can be obtained by reacting calcium oxide and carbon dioxide। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम 2 रिएक्टेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ equal masses of reactants are taken then find the limiting reactant, ठीक है। तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो अब आप सिंपली इस क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। इक्वल मासेस, आप कोई भी मास फर्ज कर लें और फिर इसके आप मोल निकाल लें और जिसके मोल कम आएंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब फर्ज कर लेते हैं अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के फाइंड करूं और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड करूं, अब मैं कहता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो मास हमने लिया है क्योंकि इक्वल लिया है तो इसको भी x कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी x कंसीडर कर लेते हैं। अब क्योंकि मोलर मास कैल्शियम का 56 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है तो समझ तो गए होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके मोल कम आएंगे क्योंकि डिवाइड 56 से हो रहा है। तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आप समझ गए होंगे, वो कौन होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के मोल इस केस में क्या होंगे, वो कम होंगे। तो पहला तो तरीका ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट्स के मासेस गिवन है, उन मासेस को मोल में कन्वर्ट करो, जिसके मोल कम वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन कभी कभार
ऐसा भी हो सकता है कि जो गिवन मास है क्वेश्चन में, उसमें रिएक्टेंट के मासेस हो सकता है कि इक्वल ना हो, डिफरेंट हो। एक क्वेश्चन इसी बेस पे मैं ले रहा हूं, तो जरा देखेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। सो गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप जरा देखें कि एक और क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर फॉर्मिंग अमोनिया। मतलब अमोनिया फॉर्मेशन में नाइट्रोजन के हमने 14 ग्राम लिए हैं और हाइड्रोजन के हमने 3 ग्राम लिए हैं। अब बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो अब हम इस केस में अगर हम मोल्स निकालें, अगर फर्ज करो हम इसमें मोल निकालें, तो फिर आप देखें कि मामला क्या होगा। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं अगर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करता हूं तो मैं करता हूं 14 डिवाइडेड बाय आप देख सकते हैं कि 28, तो इस केस में आंसर आएगा 0.5। नाइट्रोजन का 0.5 मोल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं, तो हाइड्रोजन का मास मैंने लिया 3, हाइड्रोजन का मास मैंने कितना लिया 3, ठीक है। तो इसके मोल निकालेंगे तो फिर आप जानते हैं कि इस केस में जो आंसर आएगा वो आप जानते हैं कितना आएगा, 1.5। लेकिन अब इस केस में नाइट्रोजन जो है उसके मोल भले कम हैं, लेकिन इसका ये नाइट्रोजन जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अब कोशिश करें समझने की इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, नाइट्रोजन दैट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया। अब इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स लेने पड़ेंगे। अगर 1 मोल नाइट्रोजन लिया है तो 3 मोल्स हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, ताकि हमें 2 मोल्स अमोनिया के मिले। अमोनिया की तो बाद में बात कर लेते हैं। यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल, ठीक है। तो बताओ कि 0.5 मोल्स अगर हम नाइट्रोजन के लें, जो कि हमारे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन थी, तो ये 0.5 है। तो अगर ये 0.5 मोल लेंगे, यानी 1 मोल का मैंने हाफ किया, तो बताओ कि हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए होगी या उसका हाफ चाहिए होगी? हाफ चाहिए होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी हाफ हुई है तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी उसका हाफ हो जाएगी। तो बताओ कि 3 मोल का हाफ जो है वो कितना है, वो 1.5 मोल है। तो जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के मासेस को जब मैंने मोल में कन्वर्ट किया था, तो एक के मोल 0.5 आए थे, तो दूसरे के मोल कितने आए थे, 1.5। तो इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों स्टोइचियोमेट्रिक जो है रेशो में ही रिएक्ट कर रहे हैं। और जब रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक रेशो में रिएक्ट करें, ऐसी सूरत में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन भी यही कहती है कि अगर नाइट्रोजन के 28 ग्राम लिए तो फिर हाइड्रोजन के 6 ग्राम लेने पड़ेंगे। मैंने मास वाइज में बात कर रहा हूं। अगर मैंने नाइट्रोजन के 14 ग्राम लिए हैं तो फिर हाइड्रोजन के 3 ग्राम लेने पड़ेंगे। और क्वेश्चन भी मैंने वही लिए हैं कि 14 ग्राम नाइट्रोजन ली है तो मैंने हाइड्रोजन भी 3 ग्राम लिए है ना। तो इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। यहां पर आप देखें कि हमने मासेस को मोल में कन्वर्ट किया था, तो नाइट्रोजन के मोल कम आए थे, लेकिन बावजूद इसके इस केस में अगर कोई पूछे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो हम कहेंगे नो वन, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट कितना बनेगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। प्रोडक्ट कितना बनेगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैं अब नए क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो जरा देखें। लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट से रिलेटेड, लेट्स सी। हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन जो लिखा था उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं और वहीं से प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कैलकुलेट करेंगे। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक सीखा था, जैसे मैंने आपको कहा था कि इफ 14 grams of nitrogen and hydrogen each are taken for the preparation of ammonia, then find number A, mass of NH3 obtained, और नंबर B, volume of NH3 obtained
एट एसटीपी। अब इस केस में ना सिर्फ हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो उसको आइडेंटिफाई करना है, पर साथ साथ में हमें अमोनिया जो है उसका मास कितना बनेगा ये भी फाइंड करना है, पर कभी कभार वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, तो हम वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक चीज़ और आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि आप नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन हैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करें। स्टोइचियोमेट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टोइचियोमेट्री नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एक सब्सटेंस गिवन होती है, फिर आपको दूसरी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। पर अगर आपको साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अमाउंट दिए जाएं तो फिर समझ जाओ कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर तो हमें ये पता करना होगा कि अगर 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है तो इनमें देखना पड़ेगा कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, फिर उसी लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अब ये बात कुछ यूँ इसको सॉल्यूशन में लाते हैं। मिसाल के तौर पर इसका जो स्टेप नंबर ए है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले मोल फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम मोल मालूम करेंगे नाइट्रोजन के और फिर हम मोल फाइंड करेंगे किसके, हाइड्रोजन के। नाइट्रोजन के मोल फाइंड करेंगे तो गिवन मास को मोलर मास से करेंगे डिवाइड, हमारा आंसर आएगा 0.5। और हाइड्रोजन के केस में हमारा जो गिवन मास है वो 14 है, डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, इस केस में आंसर आएगा 7। तो ए के मोल है 0.5, ए के मोल है 7। समझ गए कि इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर नाइट्रोजन है तो फिर अब प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला कौन करेगा, नाइट्रोजन। वो कैसे करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिएक्टेंट है इसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो जरा देखें कैसे। इक्वेशन क्वेश्चन जो है इस केस के लिए, नाइट्रोजन दैट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग अमोनिया, ये क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इक्वेशन कहती है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन लिया तो हमें अमोनिया मिलेगी 2 मोल। यहां पर हाइड्रोजन क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है तो इसको फिलहाल साइड पे रखो। 1 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है 2 मोल, जो कि इक्वेशन कहती है। पर एक्चुअल में नाइट्रोजन जो है 1 मोल नहीं है, वो कितनी है, 0.5 है। अगर नाइट्रोजन 0.5 मोल है, ठीक है, यानी 1 का हाफ कर दिया, तो यहां पर अमोनिया 2 मोल के बजाय हमें कितना मिलेगी, वो हमें मिलेगी 1 मोल। तो ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन था, और हमें यह भी पता चल गया कि 0.5 मोल नाइट्रोजन के अमोनिया कितनी बनाने वाले हैं। बताएं अमोनिया कितनी बनाने वाले हैं, ओनली 1 मोल। अब इसी 1 मोल को हम मास में भी कन्वर्ट करेंगे और इसी 1 मोल को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अब जरा देखें कि कैसे करेंगे। सपोज दैट कि अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर फार्मूला है मोल इनटू मोलर मास। ठीक, अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है n इंटू मोलर वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो पहली कैलकुलेशन जो होगी उसमें 0.5 मोल, सॉरी करेक्शन 1 मोल अमोनिया कितना बनी है, 1 मोल। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अमोनिया के मोलर मास से जो कि है 17, और जो हमारा आंसर आएगा इस केस में कि वो आएगा 17 ग्राम, यानी अमोनिया कितनी बनेगी, 17 ग्राम। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो 1 मोल जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, और मोलर वॉल्यूम आप जानते हैं कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मतलब इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो भी आएगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अमोनिया का वॉल्यूम कितना बनेगा, 22.4। तो इस तरह से आप जो है रिएक्टेंट जो है वो कितना बनेगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसके मोल को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करो। हमने यहाँ हाइड्रोजन को जो है प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं किया, हमने सिर्फ नाइट्रोजन को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया। तो इक्वेशन क्या कह रही थी, 1 मोल अमोनिया की 2 मोल दे रहा था, लेकिन हमने तो नाइट्रोजन 14 ग्राम ली थी जो कि 0.5 मोल थी। तो 1 मोल अगर 2 मोल देता तो 0.5 मोल कितना देना था, 1 मोल। तो 1 मोल का मास निकाल दिया, 1 मोल का वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। सो दैट्स द वे हाउ वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या होगा, जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट तो फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखें कि उन क्वेश्चंस में हमें मास गिवन नहीं होगा, उन क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन होगा। तो वॉल्यूम से लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानते हैं ये क्वेश्चन अभी हम सीखेंगे। सो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। दैट्स इट।